आज बुक नहीं है तो हम श्लोक नंबर से देखते हैं। चरक चिकित्सा 24 मदात्य अध्याय है। बहुत कुछ कम चीजें काम की है, जल्दी जल्दी देखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग देखिए चरक चिकित्सा 24 में पहले नंबर का श्लोक, थर्ड नंबर का। वहां को कह रहे हैं मध्य की प्रशंसा में। वो क्या कह रहे हैं कि सौत्राम मण्यम हुयते च कर्मेभ्य प्रतिष्ठित। सेकंड आप देखिए, सौत्रामण्यम मतलब ये जो मध्य है ये आई कहाँ से, उसकी एक हिंदी है वो रीड करना कि सौत्रा नाम का, मतलब सौत्रामणि नाम का एक वो था, सौत्रामणि नाम का एक यज्ञ था, उसमें देवताओं द्वारा उसकी आहुति दी जाती थी उस मध्य की, इसलिए उस मध्य को श्रेष्ठ माना है ना। सोमरस के कारण जो लोग निर्बल हो जाते थे, वो रहित हो जाते थे, उनके लिए वो मध्य जो थी वो अच्छी थी, ऐसा तारीफ की गई है कि देवताओं द्वारा पूजित है। दूसरी श्लोक में देखिए मध्य की निरुक्ति आई है। वो बोल रहे हैं योनि संस्कार नामाद्य विशेषैर बहुधाचय भूतवा भवेत्य विदा सामान्याद मद लक्षणात्। मतलब सामान्य रूप से मद का सामान्य लक्षण केवल मद ही होगा। मध्यता कोई भी मध्य हो, चाहे वो किसी भी योनि की हो, चाहे उसमें किसी भी टाइप का संस्कार कर दो, लेकिन उसका अल्टीमेट एक लक्षण क्या रहेगा, वो रहेगा मद उत्पन्न करना। मतलब समान लक्षण क्या है, मद। मद मतलब नशा, है ना। मध्य अमृत तुल्य लिखा है नीचे देखो 7वें श्लोक में। या देवान अमृतम भूतवा स्वाद्वा भूतवा पितरश्चया सोमो भूतवा द्विजाति इनया युक्ते श्रेयो विरुत्तमय। तारीफ की है मध्य की। देखो जो मध्य मध्य सामान्य से एक प्रकार का होते हुए अमृत बनकर देवताओं के लिए, सोम बनकर द्विजातियों के लिए उत्तम कल्याण को देती है, अर्थात इसके सेवन से इन सभी को कल्याण से युक्त करती है। और ठीक है, मध्य सेवन से लाभ में कुछ है क्या? सेकंड वाला फर्स्ट हाफ देखिए, शोक अर्ति भयोद्वेग नाशिनी या महाबला, इंपॉर्टेंट है ना। जो शोक बेचैनी भय और उद्वेग को नष्ट करती है, शोक है बेचैनी है, इन सब टाइम पे दारू पीते हो वैसे भी आप लोग, है ना। शोक बेचैनी भय उद्वेग, तो इन सब चीजों को नष्ट कौन करेगी? महाबला। मतलब बला के टाइम पे क्या पीते हैं अपन? महाबला के टाइम पे दारू। तो मध्य के लिए बोला है, ठीक। उसके बाद कुछ काम की चीज नहीं है, फटाफट देखते हैं आगे। 3 चीज स्टार आके ऊपर लिखी है। पहले तो कि मद की, मद मद मध्य के कारण क्या आता है? मध्य मतलब नशा। उस नशे की अवस्थाएं बताई हैं अलग अलग। तो चरक सुश्रुत वाग्भट तीनों ने अवस्थाएं 3 बताई हैं मध्य की, प्रथम द्वितीय तृतीय, ऐसी है ना। 3 अवस्थाएं हैं मध्य की चरक सुश्रुत वाग्भट के अकॉर्डिंग। लेकिन माधव जी ने 4 अवस्था मानी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। माधव के अकॉर्डिंग मध्य की अवस्थाएं कितनी? 4, याद रखना है। उसके बाद आइए मद्यपान के साथ प्रयोग होने वाले व्यंजन। व्यंजन मतलब चखना। चखना क्या खाएंगे? तो देखिए सेकंड हाफ में लिखा है प्रदाय सजलम मध्यम अर्थिभ्यो वसुधा तले, है ना। मतलब क्या है? सबसे पहले मध्य को देवताओं की पूजा स्तुति करके मध्य में से थोड़ा सजल मध्य पृथ्वी पर डाल देना चाहिए, है ना भैया। पहले भोग लगा देना। प्रदाय जलम मध्यम वसुधा तले, वसुधा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के तल भाग पे डाल दो, ठीक। उसके बाद आता है नीचे, सबसे नीचे आ जाइए, कौन सा श्लोक रहेगा ये? 24 रहेगा। विभिन्न पुरुषों के लिए विभिन्न मध्य, है ना। तो वातिकेभ्यो हितम मध्यम प्रायो गौड़िक पेस्टिकम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, बाकी सबको रीड करना है। वातिकेभ्यो हितम मध्यम प्रायो गौड़िक पेस्टिकम, मतलब वातिक वाले रोगियों के लिए गौड़िक पेस्टिक के द्वारा बनी हुई मध्य इंपॉर्टेंट रहती है। वात प्रकृति पुरुषों के लिए प्राय गुड़ और चावल के, पेस्टिक मतलब चावल, गुड़ मतलब गुड़, तो गुड़ और चावल की मध्य किसके लिए? वात प्रकृति के लिए। कफ पित्तादि के व्यस्तु मार्द्विका नाम माधवम च, है ना। मतलब कफ और पित्त प्रकृति वाले पुरुषों के लिए मधु से बनाई हुई मदिरा, मुनक्का से बनाई हुई मदिरा क्रमशः हितकर होती है। क्रमशः बोल रहा है वो। क्रमशः का मतलब क्या हुआ कि कफ और पित्त वालों के लिए क्रमशः, मतलब कफ वालों के लिए मधु से बनाई और मुनक्का से बनाई हुई किसके लिए? पित्त के लिए। ऐसा पढ़ना है आपको, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्रमशः तो पित्त आदि के वस्तु मृद्वी का नाम माधवम चाहिए। कफ और पित्त प्रकृति वालों के लिए क्रमशः मधु, मतलब कफ के लिए लिखो मधु, पित्त के लिए द्राक्षा से बनाई हुई, और वात के लिए गुड़ और पेस्टिक। वाती केव्य गुड़ के पेस्टिक नाम, तीनों को अलग अलग लिखो, ठीक है। मध्य के गुणकारक और दोष कारक भी इंपॉर्टेंट है। मध्य दोनों है,
गुण कारक भी है, दोष कारक भी है। क्या लिखा है, बहुद्रव्यम बहुगुणम बहुकर्म मदात्यकम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता है किसके लिए आई है, बहु 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 वाली लाइन किसके लिए आई है, मध्य के लिए। कैसे याद करेंगे, आजकल की बहू है दारू पीती, ऐसा याद रख लो। तो बहु 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 वाली टर्म किसके लिए आएगी, मदाते या दारू के लिए, है ना। मतलब मदिरा अलग अलग या मिश्रित पर उनके द्रव्यों से बनाई जाती है, इसलिए मदिरा में गुण बहुत होते हैं, कर्म भी बहुत होते हैं, पर सभी प्रकार का मद्य नशा करने वाला होता है ना। बहुद्रव्यम बहुगुणम बहुकर्मम मदात्यम। उसके बाद वाला श्लोक देखिए, विधि युक्त मध्य अमृत तुल्य, इंपॉर्टेंट है। विधिना मात्रया काले हितैर अन्यैर यथा बलम प्रहष्टो या पिबेन मध्यम तस्य स्याद अमृतम तथा। अमृत बोला है यहाँ पे, बोलते हैं ना चरक ने अमृत बोला है, कहाँ बोला है, यहाँ पे बोला है। यहाँ का रेफरेंस लिखिए कि विधि और मात्रा पूर्वक अगर सेवन किया जाए तो अपने बल के अनुसार हितकर अन्नों के साथ मदिरा का पान करता है तो उसके लिए मदिरा अमृत के समान लाभ करती है। ठीक, विधिना मात्रया काले हितैर अन्यथा यथा बलम। अविधि युक्त मध्य विषतुल्य भी होता है ऑब्वियसली, देखो सेकंड हाफ में लिखा है, रूक्ष व्यायाम नित्येन विषवद्याति तस्य तत्। मतलब चाहे जिस प्रकार की और चाहे जब कभी भी मदिरा प्राप्त हो जाए, उसे बिना विचारे ही जो पी लेता है वो मदिरा विष के समान उसे हानि करने वाली होती है। ठीक, मध्य का प्रभाव लिखा है नीचे श्लोक में, वो पढ़ लो। मध्यम हृदय आविश्य स्वगुणैर ओजसो गुणान दशभिध संक्षोभ्य चेतो नयति विक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये विक्रियाम वाला श्लोक बहुत बार पूछा किसके लिए आया है। 10 संक्षोभ्य चेतो नयति विक्रिया, मध्य का प्रभाव किस पर होता है। आप सबको पता है मध्य की लड़ाई हमेशा ओज से चलती है, बचपन से पढ़ते आ रहे ना अपन, 10 गुण मध्य के 10 गुण ओज के, ये वो ऐसा। मदिरा पान करने पर हृदय में अपना प्रभाव पहुंचाती है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि कार्डियक मतलब कार्डियक एक्टिंग होती है ना। हृदय में आविश्य पहला, और स्वगुण है ओजसो गुणा, अपने गुणों से ओज के 10 गुणों से क्षोभ उत्पन्न करती है। इस कारण उसको विक्रियाम, तो विक्रियाम को अंडरलाइन करो। विक्रियाम मतलब बिक्री, बिक्री किसकी होती है मार्केट में, दारू की। तो विक्रियाम वाला श्लोक किसका है, मध्य का। उसके बाद आते हैं मध्य के 10 गुण, ये बड़े इंपॉर्टेंट गुण है क्योंकि उसी के नीचे ओज के 10 गुण है, और ओज के 10 गुण का रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक ने कहीं नहीं बताया ओज के 10 गुण, लेकिन इसलिए रेफरेंस पूछता है कि चरक ने ओज के 10 गुण कहाँ बताए। ओज के 10 गुण चरक ने वहां दारू के साथ बताए, जहां मदिरा के साथ लड़ाई चल रही थी ना, वहां। है ना, देखते हैं अपन ओज के गुण। तो सबसे पहले मध्य के गुण देखो, लघु उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म अम्ल व्यवाय वाशुक में रूक्षम विकासी विशदम च मध्यम 10 गुणम स्मृतम। लघु उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म अम्ल को अंडरलाइन करो, अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक फॉर्मूला लिखाऊंगा मैं तो याद हो जाएगा। सभी प्रकार के मध्य लघु उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म अम्ल व्यवाई आशुक रूक्ष विकासी विशद ये गुण वाले होते हैं, है ना। और ओज के गुण आपको पता है, गुरु शीतम मृदु लक्षणम बहलम मधुरम स्थिरम, बहलम मधुर स्थिरम, प्रसन्नम पिच्छिलम स्निग्धम, ओजो 10 गुणम स्मृतम, पूरे अपोजिट होते हैं बिल्कुल, है ना। तो स्थिर है इसमें, प्रसन्न है इसमें, मृदु है, लक्षण है। अब मेरे को एक बात बताइए कि विष के गुण भी आपने पढ़े, अभी पढ़ के आए आप लोग, 10 गुण विष के, है ना। तो विष के 10 गुण भी ऐसे ही थे मध्य के जैसे, क्या फर्क था। तो उसका फॉर्मूला लिखिए, विष इक्वल्स टू, विष के गुण इक्वल्स टू मध्य माइनस अम्ल, मध्य माइनस अम्ल प्लस अनिर्देश रस। क्या लिखा आपने, विष के गुण इक्वल्स टू मध्य माइनस अम्ल प्लस अनिर्देश रस। इससे क्या समझे अपन कि विष के गुण क्या होते हैं, तो मध्य के गुणों में अम्ल को हटा दो, मतलब अम्ल माइनस कर दो, और ऐड क्या कर दो, अनिर्देश रस। तो ये गुण किसके हो जाएंगे, विष के। मतलब केवल अम्ल गुण एक्स्ट्रा है और अनिर्देश रस नहीं है। विष और मध्य में ये फर्क है, ये फॉर्मूला याद रखना। अब एक और चीज याद करो इसी से कि ओज के और गव्य क्षीर के गुण क्या क्या है। गव्य क्षीर के गुण भी सेम सेम है, ओज के जैसे होते हैं, है ना। तो देखो, गुरु शीतम मृदु श्लक्षम बहलम मधुरम स्थिरम लिखा है ना, तो गव्य क्षीर के गुण इक्वल्स टू लिखिए, गव्य क्षीर के गुण इक्वल्स टू
ओज माइनस स्थिर, ओज माइनस स्थिर प्लस मंद, मतलब ओज के गुणों में से स्थिर को हटा दो और मंद को ऐड कर दो तो वो गव्य क्षीर के गुण बन जाएंगे एज इट इज। दोनों फॉर्मूले को साल आगे लिखो, याद करना। मध्य में से अम्ल हटा दो, अनिर्देश ऐड कर दो तो विष के गुण बन गए। ओज में से स्थिर हटा दो और मंद को ऐड कर दो तो वो गव्य क्षीर के गुण बन गए। बस सीधी सीधी सी बात। और मध्य के गुण में एक और स्टाइल आगे पॉइंट लिखिए कि चरक और वाग्भट दोनों ने 10 गुण बताए मध्य के, जबकि सुश्रुत ने केवल 8 गुण बताए। मध्य के केवल 8 गुण। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। अब वात प्रकृति के लिए गुड़ पैस्टिक, पित्त प्रकृति के लिए मृद्विका निर्मित और कफ के लिए मधु से निर्मित, पता है आपको। अगले पेज पे आएंगे, वहां पे लिखा है रसादी का स्थान हृदय। अगले श्लोक पे छोड़ दीजिए, उसके बाद आइए रसादी का स्थान हृदय वाला श्लोक है ना, 36 होगा। रसवातादि मार्गा नाम सत्व बुद्धि इंद्रिय आत्म नाम प्रधानस्य ओजस्यैव हृदय स्थानम उच्यते। सबको पता है। देखो क्यों ओज पे जा रही है बात, क्योंकि मध्य का प्रभाव देखा अपन ने कहाँ होता है, तो मध्य का प्रभाव कार्डियक पे होता है। कार्डियक में किसका स्थान है, अपन पढ़ के आए फिजियोलॉजी में कि परोज और अपरोज दो चीज होती है। अपर मतलब बड़ा, तो वो शरीर में जाएगा, लेकिन परोज का स्थान तो हृदय था ना, इसलिए हृदय में परोज का स्थान रहता है, इसलिए ओज के लड़ाई होती है उसकी। तो रसादि का रसवात आदि के मार्ग सत्व बुद्धि इंद्रिय आत्मा और परोज का स्थान हृदय है। देखो लिखा है क्या काय का स्थान हृदय है, ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। चरक ने हृदय में किन किन का स्थान माना है, तो चरक चिकित्सा 24 मदात्य में आया है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। क्या क्या बोला, रसवात आदि मार्गाणा, मतलब रसवात आदि के मार्ग, सत्व बुद्धि इंद्रिय आत्मना, सत्व मतलब मन, बुद्धि इंद्रिय आत्मा, और परोज, पूरे एक एक चीज याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस भी यहाँ पे आया है। तो क्या क्या हो गया, रस वातादि मार्गाणाम, सत्व बुद्धि इंद्रिय आत्मना, प्राणस्य ओजश्चैव हृदय स्थानम उच्यते, है ना। और परोज, परोज जो रहता है उसका स्थान भी हृदय है। ये चीज, इतनी चीजें रहती है हृदय में। उसके बाद आओ मध्य की 3 अवस्थाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजस्य विहते पूर्व हृदय च प्रतिबोधते, मध्यमो विहते अल्पे च विहते तु उत्तमो मदा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, छोटी सी स्टार लगाइए कि ओजस्य अविहतो पूर्वो, पूर्वो मतलब पहले की बात हो रही है, इनिशियल स्टेज में क्या रहेगा, तो ओजस्य अविहतो लिखा है, मतलब ओज पे कोई असर नहीं होगा। ओजस्य अविहतो हृदय च प्रतिबुद्धते, और हृदय पे आश्रित बुद्धि आदि अपने कार्यों को प्रतिबोधन करेंगे। हृदय प्रतिबोधते मतलब हृदय भी अपनी नॉर्मल स्थिति में जागृत रहेगा। तो पढ़ के समझ में आ रहा है कि इनिशियल स्टेज है ना, हृदय को कोई दिक्कत हो रही ना ओज को कोई दिक्कत हो रही। ओज भी अविहत है और हृदय भी प्रतिबोधित है, ठीक है। मध्यमो विहते अल्पे, मध्य अवस्था में थोड़ा सा विहत होगा, मतलब जो बिल्कुल ही अविहत था ओज और हृदय, वो थोड़ा सा विहत होगा। तो लिखा है उसमें विहते अल्पे, अल्प मतलब मध्य की बात हो रही है, अभी ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ है। और विहते तो उत्तमो मदा, उत्तम में क्या होगा, अच्छी तरीके से विहत हो जाएगा। विहत मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो कैसे याद रखेंगे, पहली सिचुएशन क्या है, विहत मतलब डिस्टर्ब, थोड़ा भी डिस्टर्ब ना ओज हो रहा ना हृदय हो रहा। दूसरे में अल्पे विहतो मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, और उत्तम में अच्छा खासा डिस्टर्ब हो रहा है, विहते, ऐसा समझना उसको, है ना। तो विहते तो उत्तमो मदा। पैस्टिक मध्य के गुण दिखे नीचे देखिए, नैवम विद्यात जनियेत मध्यम पैस्टिकम ओजसः विकासी रूक्ष विशदा गुणास्तत्र ही नोल बना, मतलब चावल के आटे से बनाया मध्य ओज का विघात इस प्रकार नहीं करता क्योंकि उसमें विकासी रूक्ष विशद ये गुण प्रधान रूप से नहीं होते। इंपॉर्टेंट है, मतलब मेनली ओज का विघात कौन से गुण करते हैं, विकासी रूक्ष और विशद। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, मेनली ओज का विघात कौन से गुणों से द्वारा होता है, मेनली रूक्ष आशु और रूक्ष विशद और विकासी। ये भी पूछ सकता है कि भैया आप बोल रहे हो कि वात प्रकृति में पैस्टिक की 2, चावल की 2, द्राक्षा वाली 2, पित्त में कफ में मधु वाली 2, तो क्यों, आखिर है तो वो मध्य, ऐसा क्या होता है उसमें जो अच्छा काम करेगी। तो आपको ये आंसर देना है कि नैवम विद्यातम जनियत मध्यम पेस्टिक ओजसा,
ये जो मध्य है ये ओज को विहत इसलिए नहीं करती क्योंकि इनमें प्रोमिनेंटली विकासी, रूक्ष और विशद गुण नहीं होता। तीनों गुण याद रखना, है ना। क्या बन जाएगी ट्रिक आपकी? बन जाएगी 2VR। 2VR मतलब विशद, व्यवाही और रूक्ष, ये गुण नहीं होते, इस कारण ये मध्य दिख, है ना। मध्य का लक्षण क्या होता है? पूरा श्लोक इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन देखिए। स मध्य विभ्रमो नान्ना मद इत्यभिधीयते, है ना। यह मद विभ्रम, मद नशा इस नाम से प्रसिद्ध है। स मध्य विभ्रमो नामना मद इत्यभिधीयते, नशे के कारण है तो इसलिए मद के कारण प्रसिद्ध हो गई। ठीक है। एक और स्टार लाइक पॉइंट लिखिए। चरक और वाग्भट ने सेकंड और थर्ड, है ना, सेकंड और थर्ड मदात्य के जो भेद हैं उनके बीच में मदांतर का वर्णन किया है। मतलब सेकंड और थर्ड स्टेज के बीच में एक बीच की स्टेज भी आती है मदांतर, उसका वर्णन किसने किया? चरक और वाग्भट ने किया बस, है ना। और उसके लक्षण उन्माद के समान बताए हैं, उन्माद के समान लक्षण होते हैं। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है तीन मध्य की अवस्थाएं, है ना। मध्य की तीन अवस्थाएं। तो सबसे पहली आती है प्रथम मध्य की अवस्था। प्रथम मध्य के लक्षण क्या है? तो प्रहर्षणम प्रीतिकरा पानान्न गुण दर्शका, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पहली को स्टार लगाइए। पहला आप, प्रहर्षण प्रीतिकर पान अन्न गुण दर्शका, तो प्रहर्षण भी अच्छा है, प्रीतिकर भी अच्छा है, और पान अन्न गुण दर्शक मतलब पान अन्न इन सब के गुण उसको दिख रहे हैं अभी। इससे समझ में आता है कि पहली स्टेज की बात चल रही है, अभी सब नॉर्मल है। प्रहर्षण है मतलब खुश है वो, प्रीतिकर मतलब अच्छे से बात कर रहा है। दूसरा क्या है? वाद्य गीत प्रहाशा नाम कथा नाम च प्रवर्तका, और बढ़िया वाद्य गीत प्रहाशा नाम मतलब गाना गाना, वाद्य सुनाना, कथा सुनाना, ये सब कब करता है वो? ये सब कर रहा है मतलब वो नॉर्मल है ना, तो पहली अवस्था है ना। नचा बुद्धि स्मृति हरो विषयेषु न चक्षमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको स्टार लगाइए। नचा बुद्धि स्मृति हरो विषयेषु न चक्षमा, पढ़ के समझ में आ रही वैसे, क्योंकि लिखा है उसमें नचा, है ना। बुद्धि स्मृति हरो, नचा मतलब ना बुद्धि को हर रही है, ना स्मृति को हर रही है ना, और ना विषय से उसको कोई दिक्कत है ग्रहण करने में। तो नचा लग गया मतलब आप समझ जाओगे कि पहली स्टेज की बात हो रही है। नचा बुद्धि स्मृति हरो विशेषु न चक्षमा, सुख निंद्रा प्रबोधश्च प्रथमा सुख दो मदा, वेरी इंपॉर्टेंट, चारों लाइन स्टार लगाने वाली है। सुख निंद्रा प्रबोधश्च, और नींद भी उसको सुख से आती है, मतलब सब अच्छी अच्छी चीजें हैं, मतलब पहली स्टेज है, सीधा सीधा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड देखते हैं मध्यम मध्य के लक्षण। मध्यम मध्य के लक्षण में देखो क्या है? मुहुर स्मृति मुहुर मोह, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बीच की बात चल रही है, मतलब ज्यादा भी नहीं पी लेकिन कम भी नहीं पी, तो क्या होगा? मुहुर स्मृति मुहुर मोह, मतलब कभी याद रहेगा, कभी याद नहीं रहेगा, ऐसा। तो ये कभी कभी वाली स्थिति बीच की रहती है हमेशा, है ना। मुहुर स्मृति मुहुर मोह कहाँ आएगा? बीच में। व्यक्ता सज्जति वांग मुहु, युक्तायुक्त प्रलापश्च प्रचलायन में, ये इंपॉर्टेंट है। युक्त अयुक्त प्रलापश्च मतलब कभी युक्त, कभी सही बात करेगा, कभी अयुक्त, कभी गलत बात करेगा, तो ये भी बीच की स्टेज आ गई। युक्त अयुक्त मतलब दोनों चीज हो रही, ये भी बीच में है ना। और ये तीसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रेड से स्टार लगाइए। स्थान पान अन्न संकच्य योजना सविपर्य, इंपॉर्टेंट है। किसी एक स्थान पर बैठना, जल पीना, अन्न खाना तथा वार्ता कहना, इन क्रियाओं में कभी उचित और कभी अनुचित रूप का प्रयोग करता है ना। स्थान पान अन्न संकत्य योजना सा विपर्य, विपर्य विपर्य मतलब उल्टा करने लगता है, तो मतलब आप समझ जाते हैं अपन की अब इसको दिक्कत हो रही है। स्नान पान इन सब, स्थान पान इन सब में उल्टा करने लगता है, विपर्य। तो अपन सोचते हैं कि भैया अब सेकंड स्टेज आ रही है, दिक्कत है। तो ये तीन चीजें बस, और तीनों सरल है, इजी है। मूल स्मृति मूल में दो, युक्त युक्त दोनों है, तो इसलिए मध्य की है। मध्य और उत्तम के बीच में अवस्था मैंने बताया था, इसको मदांतर बोलते हैं। मदांतर मतलब दूसरे और तीसरे के बीच की अवस्था क्या होती है, देखिए। मध्यम मध्य उत्तम में मध्य प्राप्य उत्तम, ये ठीक है। सेकंड हाफ देखिए, स्टार लगाइए। न किंचित आशुभम कुर्यु नरा राजस्तामसा, राजस्तामसा
मतलब राजसिक और तामस गुण अब इसमें आने लगे। क्या लिख रहा है देखो कि लांग, क्या बोल रहा है वो, जब मध्य का मद मध्यम मद की अवस्था को लांग कर उत्तम मद की अवस्था तक ना पहुंचा हो, तब उन दोनों मदों के संधि काल में रजोगुण और तमोगुण से युक्त पुरुष संसार में ऐसा कोई अशुभ कार्य नहीं होता जिसे वह न कर सके, अर्थात वह प्रत्येक अशुभ कार्य करने में समर्थ हो जाता है। बहुत दोषों वाले तथा विनाश की ओर ले जाने वाले मार्ग को जैसे कोई यात्री नहीं अपनाता, वैसे ही भयानक उन्माद की भांति अनेक दोषपूर्ण एवं विनाशकारी इस मद को भला कौन विद्वान पुरुष ग्रहण करेगा। है ना, इतने अच्छे से लिखा उन्होंने कि जो मध्यम अवस्था पार कर लिया हो लेकिन उत्तम अवस्था पे नहीं पहुंचा हो, उस मध्य की स्थिति वाला पुरुष जो रहता है वो रज तमो युक्त हो जाता है। राजसिक तामसिक हर वो कार्य करने को तैयार रहता है जिसको कोई ना करे। है ना, लिखो, लिखा है कौमदम ताग अशम विद्यान उन्माद में दारुणम, मतलब उन्माद के समान, कौन से रोग के समान बोला है इस अवस्था को, उन्माद के समान पागल हो जाता है वो व्यक्ति इस अवस्था में, क्योंकि उसमें राज तामस प्रधान होते हैं। है ना, तो ये मदांतर की बात हो रही है, राजसिक तामसिक मदांतर। इसको रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आती है लास्ट तृतीय मद। है ना, तृतीय मद के लक्षण क्या हो जाएंगे, पूरे कॉम्प्लिकेशंस मिल जाएंगे यहाँ पे। बस दो याद है तो तीसरा अपने आप याद हो जाएगा। तृतीयम तू मदम प्राप्त भग्न दारवी व निष्क्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। भग्न दारवी, भग्न दारवी मतलब, दारवी मतलब लकड़ी, भग्न मतलब टूटी, टूटी हुई लकड़ी के समान गिर जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि तृतीय मत की बात चल रही है। मद मोह आवृता मना जीवन नशी मृत समान, देखो मृत के समान लिखा हुआ है, मरे के समान पड़ा रहेगा, मतलब कब की बात होगी, उत्तम की बात होगी। तीसरी लाइन देखिए, कार्य कार्य सुखम दुखम लोके यंचा हिता हितम। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप मध्यम में कंफ्यूज होते हो। कार्य कार्य सुखम दुखम लोके यंचा हिता हितम, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है ये कि कौन कार्य करना चाहिए और कौन कार्य नहीं करना चाहिए, क्या सुख है क्या दुख है संसार मेरे लिए, कौन वस्तु हितकर है कौन अहितकर है, इसका भी ज्ञान इसको भी नहीं जान पाता। तो कभी कभी अपन सोचते हैं कि हिताहित सुख दुख के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, मतलब मध्यम अवस्था है, लेकिन नहीं, ये स्टाइल आगे लिखी है उत्तम अवस्था है। हिताहित सुख दुख अच्छा बुरा नहीं समझ पा रहा, समझ में ही नहीं आ रहा उसको क्या है, मतलब ये मध्य उत्तम की बात चल रही है। ठीक, तो कैसे याद रखना है इसको मैं बताऊं कि अच्छा बुरा हित अहित सुख दुख इनका ज्ञान किसको रहता है, जो उत्तम लोग रहते हैं, ऐसे याद रखना। हित अहित सुख दुख का ज्ञान उत्तम लोगों को ज्यादा रहता है। और उसी की जस्ट नीचे वाला लाइन देखिए, सदूष्या सर्वभूता नाम निंद्यश्चाग्रहायच। है ना, स्थिति अवस्था में प्राप्त व्यक्ति सभी प्राणियों के लिए दूष्य अर्थात दोषयुक्त हो जाता है। देखो, दूष्य सर्वभूता नाम, दूष्य मतलब हानिकारक, हर उस प्राणी के लिए, सर्वभूता नाम मतलब सभी भूतों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए वो हानिकारक दूष्य बन गया है, क्योंकि अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा हिताहित क्या है सुख दुख क्या है, तो किसी को भी मार देगा किसी को भी ठोक देगा। है ना, तो सर्वभूता नाम सभी भूतों के लिए दूष्य कौन बनेगा, तृतीय अवस्था में बन जाएगा, उसको कुछ पता ही नहीं रहेगा। ऐसे तीन अवस्थाओं के इंपॉर्टेंट गुण है। उसके बाद देखिए मनुष्य के जीवन में मना समाधि का महत्व, ये कुछ टॉपिक से हटके चीज आई है, तो इसलिए ऐसी चीजों के रेफरेंस हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे अपने ओज का रेफरेंस याद किया कि ओज के गुण कहाँ है, चिकित्सा 24 में आए। है ना, ऐसे ही अपन ने वो हृदय में क्या क्या रहता है, अब ये मध्य के चैप्टर में आगे कोई सोच ही नहीं सकता, इसलिए वो पूछ सकता है। ऐसे ही मना समाधि का महत्व चरक ने कहाँ बताया, तो वो भी यहीं पे बताया, उसको भी स्टार लगाइए रेफरेंस के तौर पे कि प्रेत्य चेच्छा यच्छ्रेय श्रेयो मोक्ष च यत्पदम मना समाधौ तत्सर्वम आयतम सर्वदेहिनाम, मतलब सभी शरीरधारी व्यक्तियों के लिए इस लोक में और मरने के पश्चात जन्मांतर में जो श्रेय मतलब कल्याणकारी वस्तु है तथा मोक्ष में जो उत्तम श्रेय है, उसी वह सभी कुछ मन को समाहित करने पर ही निर्भर होता है। ना, मन को आप जितने समाहित कर लोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो ऊपर, भग्न दारवी व निष्क्रिय, भग्न दारवी मतलब टूटी हुई लकड़ी के समान गिरना, पड़े रहना, निष्क्रिय दिखना किसका लक्षण है, थर्ड मध्य का लक्षण है, पढ़ा अपन ने भी। एक और इंपॉर्टेंट लक्षण है काष्ठीभूतो मृतोपम, वेरी इंपॉर्टेंट। काष्ठीभूत, काष्ठी मतलब भी लकड़ी होता है, लकड़ी के समान मरा हुआ पड़ा रहता है, तो काष्ठीभूतो मृतोपम संन्यास के लिए आया है, स्टार लगा के लिखिए, काष्ठीभूतो मृतोपम संन्यास, काष्ठीभूतो मृतोपम संन्यास। और एक और लिखिए, नरह पतति काष्ठवत,
पतति काष्ठवत, नरः पतति काष्ठवत मतलब लकड़ी के समान गिरता है, तो ये मूर्छा का है। समझने का तरीका ये है इसको, क्योंकि संन्यास की अवस्था तो आदमी कॉन्शियस ही नहीं रहता है ना, तो गिरने का सवाल ही नहीं है। मध्य की अवस्था में भी कॉन्शियस नहीं रहता थर्ड मध्य में, इसलिए गिरने का सवाल ही नहीं है। तो गिरेगा कब, जब मूर्छा आएगी। तो इसलिए पतति वाला श्लोक मूर्छा का रहता है। काष्ठी भूतो, भूत कब आते हैं, जब संन्यास ले लेते हैं तब। तो काष्ठी भूतो मृतोपम और भग्न दार्वी इव निष्क्रिय, तीसरे मध्य के लक्षण। तो भग्न से याद रखना, भग्न मतलब टूटना, दारू पी के आदमी के हाथ पे टूटते हैं और क्या। उसके बाद देखिए श्लोक 50, क्या है यार ये 50 की 4 है ना, 54 है शायद, 54। मध्य दोष तथा रोग युक्त होता है, देखो ऐसा ही बोला है इसको। मध्य प्रसंगतम त्याज्ञा महादोषम महागदम, है ना। अभी तारीफ कर रहे थे, अभी बोल रहे हैं कि मध्य प्रसंगम जो है वो महादोषम महागदम। तो महादोषम महागदम इसके लिए आया है। महामूला महावेगा महा 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 करके महाहिक्का के लिए भी आया था, अगर आपको याद हो तो वो भी यहाँ पे लिखिएगा। महामूला महावेगा ये आया है हिक्का के लिए, और भी 2-4 बार महा आया है उसके श्लोक में, है ना। और अभी महाबला की संज्ञा अकेले मध्य को भी दी थी, यहाँ पे इसको महादोषम महागदम बोल रहा है। महादोष से याद रखना, महादोषम महागदम मतलब सबसे बड़ा दोष क्या है समाज में, दारू पीना, इसलिए महादोषम महागदम क्या है, मध्य। उसके बाद नीचे जाइए दूसरे श्लोक तीसरे पे, मद्यपान जन्य रोग, ये इंपॉर्टेंट है कि मद्य मोहो भयम शोका क्रोधो मृत्युश्च संशयता सौनुमाद मद मूर्छाया सपश्मार अपतानकः। कौन कौन से रोग होते हैं, उन्माद मद मूर्छा पश्मार अपतानक, पूरे आपको कॉन्शियसनेस से रिलेटेड डिसीज दिखेंगे यहाँ पे, देख लो। उन्माद मद मूर्छा पश्मार और अपतानक, है ना, पूरे याद रखना। मूर्छा पश्मार अपतानक मद मोह भय शोक क्रोध मृत्यु, ये सब कैसे हैं, मन से मानसिक रिलेटेड है। मध्य स्मृति नाशक होता है, और ठीक है बस देख लेना। उसके बाद उपयुक्त दोष हितकर मध्य के होते हैं, महादोष बोला ही है, महादोषा किसको बोला है, मध्य को। और हितकर मध्य स्वभाव से अन्न तुल्य गुणकारी, देखिए क्या लिखा है, किंतु मध्यम स्वभाव यथा वन्नम यथा अमृतम अयुक्ति युक्तम रोगा युक्ति उत्तम यथा अमृतम। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड हाफ लाइन को स्टार लगाइए 5 स्टार और डब्बे में पैक करिए। कि अयुक्ति युक्तम रोगा है मतलब बिना ढंग से प्रयोग करोगे तो वो रोग को करेगी, और युक्ति युक्त मतलब तरीके से प्रयोग करोगे तो वो अमृत के समान रहेगी। किसके लिए बोला है, तो जरूरी नहीं है मध्य के लिए बोला, और कोई ऑप्शन भी देगा आपको, इसलिए याद रखना अच्छे से कि मध्य में आई है ये लाइन। अमृत की तुलना किससे, मध्य से। ठीक, उसके बाद दिखा है प्राणा प्राण व्रताम अन्नम तदयुक्ता निहंति शून विषम प्राण हरम तच युक्ति युक्तम रसायनम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन भी चरक सूत्र 27 में भी आई है ऐसी की ऐसी। प्राण प्राण व्रताम अन्नम तदयुक्ता निहंति शून विषम प्राण हरम तच युक्ति युक्तम रसायनम। और विष की तुलना किससे की, रसायन से। दोनों अच्छे से याद रख लो आज एक पॉइंट, कि अमृत की तुलना, अमृत और विष एक जैसे चलते हैं, और विष और रसायन एक जैसे चलते हैं, दोनों में सा आ रहा है ना, विष और रसायन। मतलब रसायन वाली लाइन आई अगर तो विष के लिए है, और अमृत वाली लाइन आई तो मध्य के लिए है। ठीक, उसके बाद आइए मध्य के गुण पे। मध्य के गुण क्या लिखे हैं, रोचनम दीपनम हृदयम स्वरवर्ण प्रसादनम। वेरी इंपॉर्टेंट, रोचन है दीपन है, अम्ल है क्योंकि, तो रोचन दीपन से समझ जाना। और रुचि तो इतनी है कि आप लोग देखते ही हैं, रोज ठेके पे लाइन लगी रहती है। तो रोचनम दीपनम स्वर वर्ण प्रसाद, हृदय मतलब दिल को सुकून मिलता है जब दारू पी लेता है आदमी। ठीक, और आखिरी में देखिए प्रीणम वृणम बलम भय शोकश्चाप हम, इंपॉर्टेंट है। भय शोकश्चम आप हम मतलब भय शोक इन सबको कम कर देती है, डर वर तो खत्म हो जाता, दुख भी दूर हो जाता आदमी का। तो भय शोकश्चाप हम मध्य के लिए बोला है। नीचे देखिए नष्ट निंद्राणाम मूका नाम वाग विबोधनम, है ना। नष्ट नींद, किसी की नींद खराब हो गई है तो उसको नींद लाएगी, तो नष्ट निंद्रा में भी आदमी पी के सोता है तो अच्छा सोता है। और मुंह का नाम वाक विबोधनम मतलब मूक, जो आदमी बोल नहीं पाता वो भी बोलने लगता भैया दारू पीने के बाद, बोलते ना अपन कि यार ये आदमी को तो मैंने देखा ही नहीं था इतना बोलता है, तो दारू सब बुलवाती है। और बोधनम चाहती निंदा नाम विबद्ध नाम विबंधन, ठीक है ना। और अति निंदा में अगर कोई पेशेंट है तो उसको विबोधन भी कराएगा। ठीक है, आपके हिसाब से रीड कर लेना।
उसके बाद देखिए नीचे वाला श्लोक तो कुछ खास नहीं, उसके नीचे देखिए मद्य सेवन दुख नाशक, मद्य सेवन दुख नाशक होता है। तो बहु दुख हतश्यास्य शोक नेहोपस्य च विश्रामो जीवलोकस्य मध्यम युक्त्या निषेविता। बहुत प्रकार के दुख से जो दुखी है, शोक से जो संतप्त है ना, जीवलोक प्राणी मात्र के लिए युक्ति पूर्वक सेवन किया गया मध्य ही विश्राम का स्थान है। विश्रामो जीव को लक्ष्य, ऐसे लोगों के लिए मध्य बहुत विश्राम की अवस्था है। टेंशन में परेशान है, ब्रेकअप हो गया, शोक में है, तो उनके लिए विचारों के लिए यही काम आती है मध्य। षट त्रिक का वर्णन बड़ा इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। षट त्रिक स्टाल आके लिखिए, षट त्रिक का वर्णन कहाँ आया है यहाँ पे, और चरक सूत्र 11 में स्टाल आके लिखिए अष्टत्रिक का वर्णन है, कृष्णात्रेय ने किया था। अष्टत्रिक चरक सूत्र 11, वो जो 8 प्रकार के 3-3 के ग्रुप में बताया था ना, त्रिदोग त्रिवैद्य त्रि औषध, ये सब वो 8 चीज थी। अष्टत्रिक कहाँ, चरक सूत्र 11 में कृष्णात्रेय ने बताया था। और षटत्रिक है, षटत्रिक कहाँ आता है, मदात्य में। क्या है षटत्रिक, देखिए अन्नपान वयोव्याधि बल काल त्रिकाणी षट तीन दोषान त्रिविधम सत्वम ज्ञात्वा मध्य पिबेत। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या 6 चीज है, मतलब 3-3 की ग्रुप की 6 चीज क्या है। तो एक तो अन्नपान वय रोग बल काल, इन 6 त्रिक 3 भेदों को तथा 3 दोष और 3 प्रकार के सत्व का विचार का निरंतर मदिरा का पान करना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिक क्या हो गए, अन्नपान वय रोग बल और काल, ये 6 त्रिक त्रिकाणी षट है ना, इनके सबके 3-3 भेद ही होते हैं, क्योंकि देखिए आप अन्न के 3, पान के 3, वय रोग बल काल सबके 3-3, तो ये 6 त्रिक बोले हैं इनको, तथा 3 दोष और 3 प्रकार के सत्व। यहाँ पे क्या क्या नहीं है, मानसिक दोष नहीं है, 3 प्रकार के सत्व बोला है, सत्वरस्तम है ना, 3 प्रकार के दोष बोला है, शारीरिक वात पित्त कफ, और क्या क्या है, अन्न है, पान है, वय है, रोग है, बल है, काल है। जो जो आपको लगता है कि हो सकता है वो लिख के काटिएगा। अन्नपान वय रोग बल काल, ऐसा याद रखना, अन्नपान वय रोग बल काल, ये 6 चीज हो गई, और 3 दोष शारीरिक और 3 दोष मानसिक, ऐसा याद रखना, 3 सत्व और 3 दोष, ये मिला के सबको बोलते हैं षट त्रिक। नीचे देखिए विमर्श में लिखा है कि यहाँ 8 त्रिक का वर्णन आया है। देखो इसमें अन्न त्रिक जो होता है वात कारक पित्त कारक कफ कारक होता है, पान त्रिक वात कारक पित्त कारक कफ कारक होगा, वयस्त्रिक बाल्यावस्था युवावस्था वृद्धावस्था होगा, व्याधि त्रिक मृदु मध्य दारुण होगा, बल त्रिक उत्तम मध्यम अवर होगा, काल त्रिक शीतोष्ण वर्षा काल होगा। तो ये 6 त्रिक और वात पित्त कफ ये 3 दोष, और सत्व ये सात्विक राजस तामस ये 3, तो इन मिला के टोटल 8 त्रिकों का उचित रूप में विचार कर मध्य का पान करना चाहिए। बेसिकली बोला 19 श्लोक में षट त्रिकाणी है, लेकिन वर्णन वहां पे अष्ट त्रिक का आता है ना, विमर्श के हिसाब से। तो दोनों चीज दिमाग में रखिएगा कि श्लोक में षट त्रिकाणी बोला, पर देखो 3 दोष और 3 सात्विक मन को इकट्ठा कर लिया तो 8 ट्रिक हो गए ना टोटल, ऐसा। अतिनिंद्रा और अनिंद्रा दोनों में हितकारी कौन होती है, मध्य। अभी पढ़ा अपन ने, लिखी स्टाइल आके, चरक ने बोला ना गुणों में, अतिनिंद्रा अनिंद्रा दोनों में हितकारी, और स्थूल व क्रश दोनों में हितकारी बोला है, इसको अष्टांग हृदय है, स्टाइल लगा के लिखिए, स्थूल और क्रश दोनों में हितकारी अष्टांग हृदय ने बोला, और निंदा अतिनिंदा दोनों में चरक ने बोला। ठीक, देखो युक्ति पूर्वक मद्यपान की परिभाषा दी है, तेषाम त्रिकाणाम अष्टानाम। अब देखो यहाँ पे अष्टत्रिक बोल दिया, ऊपर नहीं बोला, पर ये श्लोक में अष्टत्रिक बोल दिया। देखो त्रिकाणाम अष्टानाम मतलब 8 त्रिकों को विधि पूर्वक विचार कर मद्य पीने से प्रवृत्त होने में ये युक्ति कही जाती है कि जिस युक्ति से मद्य का पान करता हुआ पुरुष मद्य के दोषों से युक्त नहीं होता। अगर इन 8 त्रिकों का विचार करा आपने तो आप में दिक्कत नहीं आई कभी, है ना। ठीक है, मद का सत्व पर प्रभाव देखो नीचे वाले श्लोक में, मद का सत्व पर प्रभाव, सत्वानि तु प्रबुध्यन्ते प्रायशः प्रथमे मदे द्वितीय अव्यक्ता नाम यान्ति मध्य च उत्तम मध्य। वो क्या बोल रहा है कि प्रथम मद में सत्व प्राय प्रबुद्ध रहता है, प्रबुद्ध हो जाते हैं, है ना। सत्वानि तु प्रबुध्यन्ते मतलब सत्व जो रहता है आपका मन, पहली अवस्था में तो वो प्रफुल्लित रहेगा, मतलब प्रबुद्ध हो जाएगा,
है ना, खुल जाएगा। और दूसरे मद और तीसरे और तीसरे मद की अवस्था में तत्व पूर्ण रूप से अव्यक्त हो जाते हैं, और दूसरे और तीसरे में जाके फिर वो अव्यक्त हो जाता है, आपका सत्व काम नहीं करता। पहले में तो प्रबुद्ध रहता है, अच्छा रहता है, काम करता है, सेकंड और थर्ड में काम नहीं करने लगता वो। हाँ ठीक है, अंडरस्टूड है। मध्य मन का प्रबोधक तथा प्रकाशक है, ये भी इम्पोर्टेंट है रेफरेंस के तौर पे। क्या लिख रहा है, मध्य मन का प्रबोधक प्रकाशक मतलब सश्यम षष्ठ संबोधकम वर्षम हेम प्रकृति दर्शिका हुताशा सर्व सत्वाना मध्यम तु अभय उभय कारकम। वर्षा के होने से शस्य खेती जाग उठती है, अर्थात खेती का जीवन वर्षा है। देखो लिखा है शस्य संबोधकम वर्षम हेम प्रकृति दर्शिका। अग्नि सुवर्ण आदि धातुओं के उत्तम मध्यम हीन गुण के बताने वाली होती है। अग्नि जो होती है वो क्या करती है, धातु कैसी है, उत्तम है मध्यम है हीन है, ये बताती है, क्योंकि अपन उसको तपा के देखते हैं। मदिरा सभी प्रकार के मन, शुद्ध राजस और तामस मन, ये उपयुक्त तो दोनों कार्य मन को प्रबुद्ध करना और उसके उत्तम मध्यम हीन गुण को करती है ना। जैसे वर्षा का संबंध खेती से है, अग्नि का संबंध धातुओं से है, वैसे ही मध्य का संबंध मन से है, सत्व से। सत्व कैसा है उसका, सर्व सत्व नाम मध्यम तो उभय कारक, इंपॉर्टेंट है। तो सत्व किससे रिलेटेड है, मध्य से, ऐसा याद रखना। उसके बाद कुछ खास बच नहीं रहा। 90 उस क्या है 73 में देखिए मध्य प्रकृति दर्शक भी है ना। तो सत्वा नाम मध्यम प्रकृति दर्शकम पढ़ लीजिएगा। सात्विक मद्यपान का वातावरण को भी हिंदी में रीड कर लेना, राजस मद्यपान का वातावरण भी। तो ये भी एक स्टाइल है, पॉइंट लिखिए कि चरक ने सात्विक राजसिक तामसिक मद्यपान का वर्णन किया है, मतलब सत्व के हिसाब से भी मद्यपान का वर्णन किसने किया, चरक ने। बाकी कुछ खास नहीं। लास्ट आ जाइए 84 श्लोक पे। 84 श्लोक में देखिए मनोनुकूल वातावरण में मद्यपान करें, पंच भी विषय रूप तैर मनसा प्रिय। मनुष्य को चाहिए कि वह पांचों ज्ञानेंद्रियों के अनुकूल मन को प्रिय सुंदर लगने वाली वहां जहां पे आपको अच्छा लगे वहां मद्यपान करना चाहिए, हर कहीं नहीं चालू हो जाना चाहिए ना। उसको बताते हैं मध्य अभ्यासी को मध्य प्रभाव देर में होता है। जो मध्य अभ्यासी रहेगा, जो ऑलरेडी पीता रहेगा, उसको मध्य का प्रभाव देर से होगा ऑब्वियसली। मद्यपान करने के अयोग्य प्राणी कौन है, देखो क्षुत पिपासा परिताश्च दुर्बला वात पैत्तिक है। वात पैत्तिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षुत पिपासा परिताश्च दुर्बला तो समझ में आ रहा, जाओ भाई दुर्बल है, पहले ही वो है तो काय को पिएगा। लेकिन वात पैत्तिक प्रकृति वाले को भी मद्यपान नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है। वात पैत्तिक प्रकृति रूख शल्प प्रमित आहार विस्तब्धा सत्व दुर्बला क्रोधिनो अनुचिता क्षीणा परिश्रांता मदक्षता। इंपॉर्टेंट है। बाकी सब पढ़ के समझ में आ रहा, परिश्रांत है, क्षीण है, क्रोध से युक्त है, सत्व दुर्बल है, वो सब ठीक है। वात पैत्तिक याद रखना जरूरी है मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद नीचे आ जाइए, मदात्य के भेद आपको पता है। मदात्य रोग प्रकरण आ गया, मदात्य तो वातज मदात्य का लक्षण आ गया डायरेक्ट। नीचे देखिए तो मदात्य के भेद लिखिए ऊपर, पहले चरक के 4 है, मदात्य के 4 भेद, वातिक, पैत्तिक, कफज और सन्निपातिक, है ना। वातिक, पैत्तिक, कफज, सन्निपातज। और वाग्भट शारंगधर, वाग्भट और शारंगधर, शाबाश। इनने मद रोग बोल रहा हूं मैं, मद रोग मतलब नशे के रोग को 7 प्रकार का माना है। बीपी के आरएस प्लस मध्यज और विषज। मतलब चरक ने मदात्य बोला और इनने मद बोला, मतलब नशा। तो नशा किन किन कारणों से आता है ऐसा, तो उसमें हमने 7 प्रकार बोले। बीपी के आरएस, मध्यज और विषज। विष का भी नशा आता है, मध्य का भी नशा आता है। ठीक। वातज मदात का लक्षण देखते हैं, कुछ खास है क्या। हिक्का श्वास, स्थिराकंप, पार्श्वशूल, प्रजाग्रह। ऑब्वियसली प्रजागरण कौन करेगा, वातज वाला। हिक्का श्वास, स्थिराकंप कौन करेगा, प्रगार वाला। विद्याद बहुप्रलापश्च, बहुप्रलाप भी कौन करेगा, वातज वाला, कोई दिक्कत ही नहीं। पैत्रिक मदात के लक्षण देखो सीधे अगले पेज पे। सतुवात ओलवणस्याशु प्रशमम याति हांति वा। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्या लिखा है, वात ओलबण यासु प्रशमम याति हांति वा। मतलब ये प्रत्यज मदात्य अगर वात प्रधान पुरुष को हो जाए तो या तो शीघ्र ही शांत हो जाता है अथवा शीघ्र ही रोगी को मार डालता है ना। तो आशु प्रशमम याति हांति वा। आशु मतलब जो भी होगा जल्दी होगा, या तो जल्दी ठीक होगा या जल्दी निपटेगा।
तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि वातोलवण आशु प्रश्मम याति हाथी। और सब सोचते हैं कि आशु लिखा है जल्दी हो रहा है, वातोलवण लिखा है मतलब वातज मदार्थ का लक्षण होगा, लेकिन ये पैतृक मदार्थ के लिए बोला है कि अगर वात ओलवण लिखा है ना उसमें, भाई वातिक मदार्थ का लक्षण होता तो वात ओलवण लिखता ही क्यों? वात ओलवण लिखता है मतलब वात की अधिकता, मतलब पैतृक मदार्थ में अगर वात की अधिकता मिली तो वह आशु प्रशम होगा या आशु हनन करेगा। ठीक। तृष्णा दाह ज्वर श्वेत मूर्छा अतिसार विभ्रम तो ठीक है, सब पित्त के लक्षण है। विद्यात हरित वर्णस्य पित्त प्रायम मदात्यम, इंपॉर्टेंट। ज्वर पसीना दाह आदि का ना मूर्छा अतिसार इन लक्षणों से पीड़ित हो तो पित्त मदात समझना चाहिए। और बाकी तो समझ में आ रही। कपज मदात के लक्षण पढ़ते हैं। तरुणम मधुर प्रायम, ये इंपॉर्टेंट है। तरुणम, निदान, निदान पढ़िए, निदान भी इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर। क्या 95 पे निदान देखिए क्या लिखा है। तरुणम मधुर प्रायम गौड़म पैस्टिक में वो इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति व्यायाम नहीं करता, दिन में अधिक सोता है, गद्देदार सुंदर काटों पर सोता है, आसनों पर बैठता है, मधुर स्निग्ध गुरुहार द्रव्यों का सेवन करता हुआ यदि तरुण, ये देखो तरुण मधुर प्रधान मदिरा अथवा गुड़ चावल से आटे से बनी हुई मदिरा का सेवन अधिक मात्रा में करता है तो वो व्यक्ति कफ प्रधान मदार्थ रोग को शीघ्र हो जाता है। मतलब अव्यायाम दिवसोपनान सय्या आसन सुखय रति तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सय्या आसन सुखय रतः, जैसे वो है ना हास्य सुखम स्वप्न सुखम, वैसे यहाँ पे भी है। अव्यायाम दिवसोपनान सय्या आसन सुखय रता, बड़ा फेमस है, कफज मदार्थ का निदान है स्पेसिफिक। और ये करता हुआ अगर वो तरुणम मधुर प्रायम गौड़म पैस्टिक में, अब देखो पैस्टिक में और गौड़ कम वातज मदार्थ में दे रहे थे अपन, तो ये जो वात प्रकृति है उसको ये वाली मध्य सेवन करना चाहिए। ऑब्वियसली इसलिए सेवन करना होगा क्योंकि वो कफ बढ़ा रही होगी, तो तभी तो वातिक में दे रहे हैं अपन। अपन ने वातिक प्रकृति में वो मध्य प्रिस्क्राइब की थी और हम यहाँ कफज मदार्थ का वो निदान मान रहे हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो हम वात में देने को बोल रहे हैं वो कफ का निदान है। मधुर स्निग्ध आयुषी तो ठीक है। अब लक्षण देखते हैं। क्षर दरोचक हल्लास तंद्रा स्तैमित गौरव विद्यात शीत परितश कफ प्रायम मदात्यम, कोई भी लक्षण ऐसा नहीं है जो आपको याद नहीं आएगा, सब याद। विष और मध्य में समानता देखिए। विशेष्य गुणा दष्टा सन्निपात प्रकोपणा तैव मध्य दृश्यन्ते विषय तु बलवत्तरा। सन्निपात त्रिदोष कुपित करने वाले जो गुण विष में देखे जाते हैं वही गुण मध्य में भी देखे जाते हैं, किंतु विष में वे गुण तीव्र होते हैं अर्थात मध्य में मृदु रहते हैं। इंपॉर्टेंट है, तभी तो मध्य विष नहीं है, मरते नहीं ना लोग, अल्प रहते हैं। बलवत्तरा मध्य दृश्यन्ते विषय तु बलवत्तरा, बलवत्तरा मतलब विष जो रहता है उसमें बलवान रूप से वो गुण होते हैं। और भी देखिए, अंत्यासु ही विषम किंचित केचित रोगाय कल्पते यथा विषम तथैर वांत्यो गेयो मत कृतो मदः। इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार कोई विष शीघ्र ही इस लीला समाप्त कर डालता है, मार देता है, और कोई विष सेवन करने पर रोगों को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार मद्यपान जनित मद की अंतिम अवस्था मारक होती है। और ठीक है, सब एक ऊपर लाइन लिख लीजिए। सभी मदात्य सन्निपात से उत्पन्न होते हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट लाइन, सन्निपातिक मदात्य में कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा करनी है। स्टार लगा के पॉइंट लिखिएगा ऊपर। सभी मदात्य सन्निपात से उत्पन्न होते हैं और कफज मदात्य में सन्निपातज मदात्य में कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा करनी है। कहानी में बहुत बार सुना चुका हूँ, होप आपके पास लिखी होगी, नहीं होगी तो आप फिर से लिखिएगा। कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा कफज मदात्य और समसन्निपातिक ज्वर में भी बोलिए चरक ने। उसके बाद देखिए मदात्य सभी त्रिदोषज, और ठीक है लिख लिया अपन ने। मदात्य रोग के सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण कहाँ आ रहा है, विशेष के बाद आ रहा है, तो कुछ खास है क्या? सेकंड लाइन देखिए। सिरा पार्श्व अस्थि संधि नाम विद्युत अल्पाचा वेदना, सिर पार्श्व अस्थि नाम विद्युत उल्याचा वेदना। उसके बाद नीचे देखिए तीसरी लाइन, वात पित्त कफात्म का लिखा है ना, वो भी एक बार स्टार लगा के अंडरलाइन कर लेना, उसको रीड कर लेना। आगे तो कुछ है नहीं, बाकी सेकंड लास्ट लाइन और देखिए, और लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। तृण भस्म लतापर्ण पांशुभिश्चा पूर्णम प्रगर्षणम विहंगश्च भ्रांत चेता मन्यते व्याकुल
व्याकुला नाम शस्ता नाम स्वप्न नाम दर्शनानी च मदात्यस्त रूपाणी सर्वाण्येतानि लक्ष्य। लास्ट की 2 लाइन इंपॉर्टेंट पढ़िए। ऐसे रूपों को दिखाई पड़ना, तृण रख राख लता पत्ती धूल में अपनी शरीर का ढकना, पक्षियों द्वारा पराजित होना, इस प्रकार मन के भ्रांत होने के कारण अपने को समझता है। स्वप्न में व्याकुल अनुचित स्वप्नों का देखना, ये सब रूप मदात्य रूप में होते हैं, है ना। व्याकुल ना नाम शस्ता नाम स्वप्न नाम दर्शना नीचे इंपॉर्टेंट है। ये मध्य का सामान्य लक्षण है, याद रखना मदात्य का। ना वातिक है ना पैतृक है। पूछता है कि स्वप्न में व्याकुल और अजीब सा अनुचित कौन से मदात्य में देखता है, तो वो सामान्य मदात्य में देखता है। सामान्य लक्षण सामान्यतः सभी मदात्य में दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। भ्रांत चेता विहंगश्च प्रघर्षणम, ये सब तो है ही। उसके बाद आते हैं मद रोग का चिकित्सा सूत्र क्या है भैया। तो सर्व मदात्यम विद्या त्रिदोषम अधिकम तुयम, सबको पता है सभी मदात्य त्रिदोष उत्पन्न होते हैं। दोषम मदात्य पश्येत तस्य आदो प्रतिकारेत, तो आदो मतलब दोषों की प्रधानता देखो और उसके हिसाब से उस दोष की चिकित्सा करो जो बड़ा हुआ है, वही बोला उनने भी। अथवा मदात्य योग में कफस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कफस्थानानुपूर्व्या च क्रिया कार्या मदात्य, ये पित्तम मारुत पर्यंता प्रायण ही मदात्य है। स्टार पॉइंट है ये, हॉटस्पॉट। कफ स्थान अनुपूर्व, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा दोष है तो चुपचाप कफ स्थान की चिकित्सा करते जाओ, है ना। मदात्य रोग में कफ स्थान की अनुपूर्वी चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि ये प्राय मदात्य रोग में पित्त और वायु का प्रकोप अंत में होता है, इंपॉर्टेंट है। सभी मदात्य में वायु और पित्त का प्रकोप अंत में होता है, ये बात याद रखना। इसलिए स्टार्टिंग में कफ की चिकित्सा कर रहे हैं, क्योंकि वायु पित्त का प्रकोप एंड में होता है। और स्टार ला के लिख लो, अष्टांग लवण कफज मदात्य, अष्टांग लवण कफज मदात्य, भूलना नहीं है। 109 श्लोक देखिए। मदात्य में मद्य की व्यवस्था, मिथ्या अधिक मात्रा में या हीन मात्रा में मदिरा पान करने से जो रोग उत्पन्न होता है, वह रोग उसी मदिरा को सम मात्रा में पीने से शांत हो जाता है। अगरू की मध्य में तैरना कौन सा उपशय था, उभय विपरीत आर्तकारी, लिखिए स्टार लगा के। मध्य में मध्य पिलाना, उभय विपरीत आर्तकारी। और नीचे देखिए लिखा है 110 श्लोक में, जीर्णाम जीर्णाम मध्य दोषा है मध्य में प्रतापित। मध्य आम मध्य दोष के जीर्ण हो जाने पर जब रोगी को खाने की इच्छा हो, शरीर में हल्कापन हो जाए, तो रोगी के लिए हितकर मध्य का ही प्रयोग करना चाहिए। भूख लगे तब भी उसको हितकर मध्य ही दो। ठीक है भैया, दे देंगे यार, है ना। उसके बाद क्या आता है, अम्ल तथा क्षार की परस्पर